आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कल के अखबार के पहले पन्ने की सुर्खियां आज हम आपको इस शो में दिखाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित। सबसे पहले खबरों का मेन्यू देखते हैं। पाकिस्तान में आज एक ट्रेन को ही अलगाववादी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने अगवा कर लिया। ट्रेन में सवार 20 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर दी गई। ट्रेन को एक सुरंग में रखा गया है। पाकिस्तानी सेना के करीब 225 जवानों को बलूच लड़ाकों ने ट्रेन सहित बंधक बना रखा है। पाकिस्तानी सेना बंधकों को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। आतंकिस्तान के हाईजैक होने की पूरी खबर रखेंगे आपके सामने। सियासी रण और बाबा का हिंदू राष्ट्र वाला प्रण। बिहार में बाबा बागेश्वर की कथा खत्म हो चुकी है, लेकिन सियासत ने मानो विकराल रूप ले लिया हो। पक्ष और विपक्ष में तो वार पलटवार हो ही रहा है। बीजेपी और जेडीयू में भी एक सुर नहीं है। बाबा ने बिहार को जातीय सियासत से बाहर निकालकर हिंदुत्व की पिच पर लाने की मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के मायने समझेंगे। होली पर जहरीली बोली का सिलसिला थम नहीं रहा। बीजेपी के नेताओं की लिस्ट लंबी होती जा रही है। मंत्री से लेकर विधायक तक विवादित बयान देकर माहौल को बिगाड़ने में जुटे हुए हैं। जहरीली बोली पर कब लगेगी लगाम, यह सबसे बड़ा सवाल मौजूदा वक्त में कायम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के दौरे पर मॉरिशस पहुंचे हैं। मोदी के इस दौरे की इनसाइड स्टोरी आज जानेंगे, क्योंकि मोदी भले ही मॉरिशस में हैं, लेकिन उनके दिमाग में रणनीति बिहार को लेकर बन रही है। मॉरिशस से बिहार को संदेश देने की मोदी नीति का विश्लेषण जनहित स्पेशल में होगा। और संसद में आज ठोकने शब्द को लेकर हंगामा बरप गया। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जुबानी तीर दागे गए। संसद में हंगामे की असली वजह थोड़ी देर में जानेंगे। इसके अलावा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी, जो जनहित में अगले 1 घंटे तक आप मेरे साथ देखने जा रहे हैं। जनहित की कवर स्टोरी में आज बात पाकिस्तान की, जहां आज एक ट्रेन हाईजैक हो गई। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने आज पाकिस्तानी पैसेंजर ट्रेन को हाईजैक किया। उसमें पाकिस्तानी सेना के जवान और आईएसआई के जासूस भी मौजूद थे। कुछ पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। अभी और जवानों के हताहत होने की आशंका है। घंटों बीत चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान अब तक अपने बंधक जवानों को बचा नहीं पाया है। जो पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता रहा है, अब वो खुद दहशतगर्दी में झुलस रहा है। पाकिस्तान के समय के मुताबिक सुबह 9 बजे का वक्त था, जब जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से पेशावर की ओर जा रही थी। भारतीय समय के मुताबिक शाम 4 बजे यह खबर भारत में पहुंची कि पाकिस्तान में ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया गया है। जिस वक्त यह खबर आई, उस वक्त करीब 450 से 500 लोगों के ट्रेन में होने की सूचना थी। ट्रेन के इस रूट पर बोलन नाम की एक जगह है, जहां सुरंग से ट्रेन होकर गुजरती है। अगवा करने के बाद बलूच आर्मी के लड़ाके ट्रेन को इसी सुरंग में लेकर गए। धीरे धीरे बलूच आर्मी ने पाकिस्तानी सैनिकों को मारना शुरू किया। शाम 6:30 बजे जो खबर आई, उसके मुताबिक 20 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। आग की ऊंची ऊंची लपटें और आसमान में काला धुआं गवाही है पाकिस्तान की बेबसी की। जिस पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर आतंक का बारूद तैयार किया, आज वो आतंकिस्तान खुद आतंक की फैक्ट्री में झुलस रहा है। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पानी रेलवे स्टेशन के करीब की तस्वीरें हैं। कुछ देर पहले तक जो हरे पीले रंग की ट्रेन खड़ी थी, उसे कुछ मिनटों बाद ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने हाईजैक किया। ट्रेन में सवार पाकिस्तानी सैनिक भी बंधक बना लिए गए। बलूचिस्तान प्रांत के जिस पानी रेलवे स्टेशन के करीब हाईजैक की घटना हुई है, वहां की कई पुरानी तस्वीर भी हम खोज कर लाए हैं, जिसके जरिए हाईजैक की इस पूरी वारदात को समझने की कोशिश करते हैं। हाईजैक हुई ट्रेन जाफरा एक्सप्रेस पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा से खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर जा रही थी। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेशावर जाने से पहले ही पानी रेलवे स्टेशन के नजदीक बलूचिस्तान लिबरेशन के लड़ाकों ने जाफर एक्सप्रेस को टनल 8 पर रोक दिया। टनल पर हाईजैक करने की इस रणनीति को इस वीडियो से समझिए। पानी रेलवे स्टेशन रेगिस्तान के बीच में मौजूद है, जहां पेड़ों से ज्यादा छोटे छोटे पहाड़ नजर आते हैं। इन पहाड़ों को चीरकर 17 सुरंग बनाई गई है, जहां रेलवे पटरियां बिछी हुई है।
मंगलवार को जब जाफरा एक्सप्रेस पेशावर की तरफ जा रही थी, तब बलूचिस्तान प्रांत में बलूच लिबरेशन आर्मी ने टनल नंबर 8 और पानीर स्टेशन के करीब जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला कर दिया। दरअसल ट्रेन नंबर 8 पर हमले के दौरान बीएलए के लड़ाकों ने रेलवे ट्रैक को विस्फोट से उड़ा दिया, जिससे ट्रेन रुक गई। इसके बाद बीएलए के लड़ाकों ने पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया और यात्रियों को बंधक बना लिया। जाफरा एक्सप्रेस में बंधक बनाए यात्रियों में पाकिस्तानी सेना, पुलिस और आईएसआई के लोग हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी छुट्टी पर पंजाब जा रहे थे। संघर्ष में कुछ पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने सीधी चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तानी सैनिक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की कोशिश करेगा तो ट्रेन में मौजूद सभी बंधकों को मारा जाएगा। पाकिस्तानी सरकार और सेना के अत्याचार के खिलाफ बीएलए लगातार सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। ये पाकिस्तानी सेना, सरकारी प्रतिष्ठान और चीनी निवेश की परियोजनाओं को निशाना बनाता रहा है। पाकिस्तान समेत कई और देशों ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकी लिस्ट में डाल रखा है। बीएलए की स्थापना 2000 के दशक की शुरुआत में हुई थी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सक्रिय एक सशस्त्र विद्रोही संगठन है। यह संगठन पाकिस्तान से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की मांग करता है। इसका उद्देश्य बलूच लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें स्वतंत्रता दिलाना है। बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी पर कुछ देशों ने प्रतिबंध भी लगाया हुआ है। 2006 में पाकिस्तान ने बीएलए पर बैन लगाया था। ब्रिटेन, अमेरिका ने भी इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। यह पाकिस्तान की खबर रही और अब लौटते हैं देश की ओर, बढ़ते हैं आगे बात बाबा के प्रण की। जिस बिहार की राजनीति की तासीर जाती है, वहां हिंदुत्व की हांडी चढ़ चुकी है। बिहार में बाबा बागेश्वर की कथा का समापन हो चुका है, लेकिन उनके हिंदू राष्ट्र के हुंकार पर हाहाकार मचा हुआ है। पहले महागठबंधन ने बाबा की यात्रा पर सवाल खड़े किए, तो अब बीजेपी के सहयोगी जेडीयू के सुर भी अलग नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बिहार जाति के बंधन को तोड़कर हिंदुत्व की पिच पर दौड़ लगाएगा? भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की जय सिया राम। शिवाय हिंद कहोगे, हम भगवाए हिंद कहेंगे। तुम देश को तोड़ने की बात करोगे तो हम भारत के हिंदुओं को जोड़ने की बात करेंगे। तुम हमारा साथ भर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। वर्णों से ऊपर उठकर, जातिवाद से ऊपर उठकर, छुआछूत से ऊपर उठकर के कोई कट्टर हिंदू कहलाएगा, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम भैया मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, हम तो केवल हिंदू हिंदू करते हैं। बाबा बागेश्वर ने बिहार में हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा, तब तक न रुकेंगे, न झुकेंगे, न मुड़ेंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके ही रहेंगे। जात पात की विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा दिया। छुआछूत की, जात पात की करो विदाई। अरे जोर से बोलो, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। जाते जाते बाबा बागेश्वर ने बिहार में पदयात्रा का ऐलान किया, तो बाबा से जलने वालों को मिर्ची लगी हुई है। बीजेपी के विधायक बाबा की पदयात्रा में साथ चलने की बात कह रहे हैं, तो जेडीयू वाले जेल भेजने की। भारतीय जनता पार्टी सनातन जिससे मजबूत हो उसका समर्थन करेगी। स्मृति से चलने वाला देश राज नहीं है। जो लोग बड़ा बोल बोलेंगे अंदर जाएंगे। बाबा पर सत्ताधारी गठबंधन में एक राय नहीं है। ये अलग बात है कि जेडीयू की तरफ से विरोध का मोर्चा मुस्लिम नेताओं ने संभाल रखा है। बिहार जाति के खांचे में शुरू से बटा रहा। बाबा चुनावी साल में कथा के जरिए हिंदुत्व की पिच तैयार कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या बिहार जाति के बंधन को तोड़कर हिंदुत्व की छतरी के नीचे एकजुट हो पाएगा? हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, गाय, टोपी, टीका, यही तो उनके शब्द हैं।
इन शब्दावलियों को अक्सर मैं कहता हूं कि उनसे निकाल दो, तो पानी के बगैर जिस तरह मछली तड़प के मरती है, बीजेपी भी तड़प के मर जाएगी। ये धार्मिक उन्माद फैलाकर सत्ता पर कब्जा करना बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन अब वो दिन गया है। बिहार में करीब 80% हिंदू है, मुस्लिमों की आबादी 20% है। आरजेडी की कोशिश बिहार के चुनाव को जाति के पिच पर रखने की होगी, क्योंकि हिंदुत्व की लहर चली तो महागठबंधन हवा में उड़ जाएगा। शायद यही वजह है कि आरजेडी के विधायक जाति का कार्ड खेलने में जुट गए हैं। हमारे बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं सुनील कुमार राम जी। 4 घंटे इंतजार करने के बाद भी उनसे मुलाकात उनकी नहीं हो पाई, नहीं कर पाए। और वही वहाँ पे मनोज तिवारी जी 2 बार मिले, जीवेश मिश्रा मंत्री जी गए थे, उनसे भी मिले, गप्पू राय जी थे, सबसे मिले। एक वीडियो उनको बता दीजिए अगर किसी भी दलित महादलित के नेता से मिले हों, किसी एक व्यक्ति से भी नहीं। आरजेडी के विधायक ने बाबा पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया, तो जवाब देने खुद मंत्री जी सामने आए। आरजेडी के दावों की हवा निकाल दी। हमारे क्षेत्र में बाबा बागेश्वर आए थे और मुझे वहाँ पदाधिकारियों ने, चूँकि मेरे क्षेत्र में आए थे, तो हमें जो वक्त दिया गया था उस अनुसार हम पहुँचे थे। उसके तुरंत बाद एनडीए की बैठक मेरे क्षेत्र में होने वाली थी और उसमें 400-500 कार्यकर्ता और नेतागण आने वाले थे, लेकिन वो व्यस्त थे बाबा, इसलिए हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। बाबा का बिहार दौरा खत्म हो गया है। 5 दिनों के दौरे के दौरान बाबा एक दिन बांका भी गए थे, जहां की तस्वीरें सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। हजारों की संख्या में बाबा को चाहने वाले दिख रहे हैं। बाबा ने अपनी एक यात्रा में उत्तर और दक्षिण दोनों बिहार को साधने की कोशिश की है, सनातन का संदेश दिया है और बीजेपी के विरोधियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब सवाल यह है, बाबा बागेश्वर बिहार में हिंदू राष्ट्र का नारा क्यों दे रहे हैं? क्यों वो जाति के बंधन को तोड़ने की बात कह रहे हैं? इस सवाल का जवाब आपको कुछ आंकड़ों से मिल जाएगा। अभी पिछले साल जो लोकसभा चुनाव हुए, उस चुनाव के बाद सीएसडीएस और लोकनीति ने जो सर्वे किया, उसके मुताबिक सवर्णों के 53% वोट एनडीए को मिले, लेकिन 2019 की तुलना में 15% का नुकसान हुआ। कुर्मी कुशवाहा जाति के 67% वोट एनडीए को मिले, 12% का नुकसान हुआ। यादवों के वोट एनडीए को 26%, जबकि महागठबंधन को 73% मिले। एनडीए को 8% का फायदा हुआ था। अन्य ओबीसी जातियों के वोट एनडीए को 54% मिले, 21% नुकसान हुआ। पासवान वोट 65% मिले, लेकिन 19% का नुकसान हुआ। अन्य दलित जातियों के वोट 58% मिले, लेकिन 18% का नुकसान भी झेलना पड़ा था। ऐसे में सवाल यह है, क्या बिहार जाति की गाड़ी से उतरकर हिंदुत्व की सवारी करेगा? सिर्फ 2 दिन के बाद ही रंगों का त्योहार है होली, लेकिन रंगों के इस त्योहार पर जहरीली बोली जारी है। इसका सिलसिला पश्चिमी यूपी के संभल से शुरू हुआ। सबसे पहले पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी ने कानून व्यवस्था की खातिर 52 जुमा बनाम एक होली की दुहाई दे दी, लेकिन उनके इस बयान से नेताओं को ऐसी सियासी चाशनी मिली कि अब हर कोई इसके जरिए वोट बैंक की गुजिया बनाने में जुटा हुआ है। त्रिपाल का हिजाब अच्छा सा बनवाएं और उसको पहन के जाएं। कोई छीटा पड़ जाता है तो ये छाती पीटने वाले, ये रोना धोना गैंग जो है, ये तो सड़क पर उतर जाएंगे। अगर बड़ा दिल हो तो बाहर निकले। मुस्लिम समुदाय के लोगों के यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी, तो वो उस दिन ना निकले। लेकिन खाकी वाले इन साहब ने होली पर ऐसी जहरीली बोली दागी कि कुछ नेताओं पर इसकी खुमारी चढ़ गई। अब अलीगढ़ के ठाकुर रघुराज सिंह को ही सुन लीजिए, जो यूपी सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा रखते हैं। जो लोग अपने आप को नमाजी कहते हैं, वो त्रिपाल का हिजाब अच्छा सा बनवाएं और उसको पहन के जाएं, क्योंकि उनकी तो बेगम भी पहनती है, तो उन्हें पहनने में कोई बुराई भी नहीं है, उनकी टोपी गीली नहीं होगी। नेताजी ने सिर्फ ये सलाह नहीं दी, बल्कि रंगों के त्योहार में खलल डालने वालों के लिए अपनी निजी संहिता के मुताबिक सजा भी सुना दी। होली में जो व्यवधान करेगा, होली में जो व्यवधान का जेल का रास्ता है, दूसरा रास्ता प्रदेश छोड़ दो, तीसरा रास्ता ऊपर का है, कहीं यमराज के यहाँ नाम लिख दिया जाता है। ठाकुर रघुराज ने पहली बार इस तरह का बयान नहीं दिया है, उन्हें विवादित बयानबाजी में महारत हासिल है।
होली पर जुबानी गोली के इस पछुआ हवा से पूरब वाले कैसे अछूता रहते। ऐसे में खुद को फायर ब्रांड नेता के तौर पर पेश करने वाली केतकी सिंह भी इसी रिले रेस में शामिल हो गए, जो बलिया की बांसडीह से बीजेपी की विधायक हैं। एक साल में एक त्योहार हम मनाने जा रहे हैं और अगर गलती से कहीं कोई बात हो जाती है, कोई छीटा पड़ जाता है, तो ये छाती पीटने वाले ये रोना धोना गैंग जो है ये तो सड़क पर उतर जाएंगे। तो फिर उसी आधार पर मेरी ये सोच है कि जहां कहीं भी इनको अगर इतना ही डर है, इनको अगर इतनी ही घबराहट है हमारे लोगों से, तो क्यों ना जो मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बलिया में बन रहा है उनके लिए अलग से विंग ही बना दी जाए, जिसमें वो आएंगे अपना इलाज करा के और निकल भी जाएंगे। बड़ी बात यह है कि बीजेपी विधायक केतकी अपने बयान पर अब भी कायम है। मुसलमानों पे क्या बोल दिया आपने? जो सत्य है वही बोलने का प्रयास किया है। क्या सच बोला आपने? यही बोला है कि भाई उनसे हमको रक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए और हमारे धर्म को भी उनसे रक्षा सुरक्षा चाहिए, बस इतना ही तो कहा है मैंने। मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंचा रही हैं? क्या करूं, मैं तो सांस भी लेती हूं। हम हिंदू, बेचारे हिंदुओं का यही तो दुख है, हम सांस भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। लगा लिया। केतकी पहली बार की विधायक हैं, हर मुद्दे पर मुखर रहती हैं। हाल ही में विधानसभा में भोजपुरी में भाषण देकर वो चर्चा में आई थी, लेकिन अब वो विपक्ष की रडार पर आ गई हैं। केतकी सिंह साहिबा महिलाओं के बारे में हमेशा हम ये सोचते हैं कि वो पुरुषों से ज़्यादा न्यायपूर्ण होती हैं, वो दिल की बात करती हैं, वो समाज को जोड़ने की बात करती हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है जो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ दिया हुआ है। इससे समाज में विभेद पैदा होता है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की लाइन है? अफसोसनाक है, इस बयान को उनको वापस लेना चाहिए। एक दिन पहले ही बिहार में बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने संभल वाले सीओ साहब के ताल से ताल मिलाया था। 52 जुम्मा होता है मुस्लिम बंधुओं का और उसी दिन होली भी है। होली रंग त्योहार उमंग उत्साह का पर्व है। अगर कुछ रंग उंग पड़ जाता है धोखा से भी तो बड़ा बवाल हो जाता है। इसीलिए और गंगा जमुनी संस्कृति की बात भी करते हैं लोग, भाईचारा की बात भी करते हैं। अगर बड़ा दिल हो तो बाहर निकलें, अगर रंग अबीर लग भी जाए तो कोई बात नहीं तो अपने घर में ही वो अपनी धार्मिक अनुष्ठान करें और हिंदुओं को करने दें, उत्साह और उमंग से होली मनाने दें। बचौल बिहार में भगवा राजनीति के बड़े चेहरों में शुमार हैं। वो पहले भी ऐसे कई बयान दे चुके हैं जिन्हें उग्र और विवादित माना गया। ये तो हुई खादी वाले माननीय नेताओं की बात। अब आप खाकी वाले साहब को भी सुन लीजिए, जिन्होंने सबसे पहले 52 जुमा बनाम एक होली का बदरंग जुबानी गुलाल उड़ाया था। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। अनुज चौधरी पहलवान रहे हैं, लेकिन अब वो पुलिस वाले हैं। ऐसे में खाकी वर्दी में उनका ये दाव सवालों में है, क्योंकि विपक्ष उन्हें कानून व्यवस्था संभालने में अनफिट बता रहा है। तो सत्ता पक्ष के हिंदूवादी चेहरों के लिए अनुज चौधरी का बयान सुपरहिट दिख रहा है। उधर मध्य प्रदेश के महू में हुई हिंसा का वीडियो वाला गवाही अब सामने आ गई है। वो गवाही जो साफ साफ बता रही है कि महू को हिंसा और उपद्रव की आग में जलाने की कोशिश कैसे की गई, उस रात क्या क्या हुआ, इस नए वीडियो से साफ साफ देखा जा सकता है। 5 मिनट 40 सेकंड का ये पूरा वीडियो है। वीडियो के 16वें सेकंड में पटाखा फूटने की आवाज के साथ रोशनी दिखाई देती है। इस वक्त सड़क पर जश्न का जुलूस मस्जिद के सामने से निकल रहा है। लोग हाथों में तिरंगा लेकर नारेबाजी करते हुए बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे बाइक सवार और पैदल चल रहे लोग आगे बढ़ते रहते हैं। मस्जिद के सामने खड़े होकर कुछ लोग गाड़ियों को आगे बढ़ने का इशारा करते हुए कैमरे पर नजर आ रहे हैं। इसी दौरान वीडियो में जब 1 मिनट 23 सेकंड का वक्त बीतता है तो मस्जिद के गेट पर खड़ा शख्स अंदर की तरफ दोनों हाथों से इशारा करता है और अचानक ही मस्जिद के अंदर से लोग बाहर आने लगते हैं। थोड़ी देर में ही मस्जिद के सामने भीड़ हो जाती है। जुलूस में जो लोग पीछे रह गए थे उन्हें मस्जिद से बाहर निकली भीड़ पकड़ लेती है। मारपीट होने लगती है। वीडियो बना रहे लोग आपस में इसका जिक्र करते सुनाई देते हैं। इसके बाद का वीडियो पहले सामने आ चुका है। अब झगड़े की शुरुआत से पहले का वीडियो सामने आया है।
पुलिस को इसकी जानकारी दी गई है। उसमें हम पता लगाएंगे कि उसमें क्या पूरा उसकी पृष्ठभूमि है और क्या घटनाक्रम है, और उसके अनुसार उसमें हम जो है उसमें निर्धारण करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के बाद 9 मार्च को इंदौर के महू में ये बवाल हुआ। पुलिस ने 8 FIR दर्ज करके 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। 9 मार्च की रात सिर्फ महू के जामा मस्जिद में ही हिंसा नहीं हुई थी, शहर के दूसरे इलाकों में भी उपद्रवियों ने बवाल काटा था। इन तस्वीरों में आप नकाबपोश दंगाइयों को देख सकते हैं। पुलिस ने अब तक 100 से ज्यादा दंगाइयों की पहचान की। महू इंदौर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। रविवार की हिंसा के बाद शहर अब धीरे धीरे पटरी पर आने लगा है। शहर की दुकानें आज सामान्य रूप से खुली। आगे बढ़ते हुए बात अब औरंगजेब विवाद की। अबू आजमी के बयान से उठा विवाद और गहराता जा रहा है। बात औरंगजेब की कब्र तक जा पहुंची है, जिसे हटाने के लिए आवाज बुलंद की जा रही है। पहले महाराष्ट्र सीएम की ओर से पक्ष में इशारे के बाद अब महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष ने भी कब्र को हटाने के पक्ष में अपनी आवाज उठा दी है। राष्ट्र नायकों का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। जल्द से जल्द जो कब्र औरंगाबाद में औरंगजेब की है वो उखाड़ के फेंक दीजिए। वो कब्र वहां से हटाना चाहिए। औरंगजेब की जो बची कुची वहां जो यादें हैं वो यहाँ नहीं रहनी चाहिए। औरंगजेब की जो कब्र है उसे उखाड़कर अरब महासागर में बहा दिया जाए। अब वो समय आ गया है उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ाए। औरंगजेब का मुद्दा उसके खिलाफ बयानबाजी से शिफ्ट होकर अब उसकी कब्र को हटाने पर केंद्रित हो गया है। हिंदुत्ववादी संगठन तो पहले से ही औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब खुद महाराष्ट्र सरकार भी औरंगजेब की कब्र के खिलाफ उतरती दिख रही है। कल मुख्यमंत्री फडणवीस ने औरंगजेब की कब्र को लेकर अपनी मंशा जाहिर की थी, तो आज महाराष्ट्र के मंत्री बावनकुळे ने उनकी मंशा को एक हाथ और आगे बढ़ा दिया है। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात, कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये ASIचं संरक्षण मिळालंय। महाराष्ट्र देश में भावना है, औरंगजेब जैसे क्रूरता वाले तबके ये हुकुमशाह को अब इस देश में कहीं भी उनकी कब्र नहीं होनी चाहिए। ये देश में कहीं भी उनका नामो निशान नहीं होना चाहिए। ये 140 करोड़ लोगों की भावना है। महाराष्ट्र की वही भावना है, भावनाएं आ रही है हमारे पास। हालांकि उद्धव शिवसेना इसे महाराष्ट्र के बजट की नाकामी छिपाने का सरकारी हथियार बता रही है। खबर को छुपाने के लिए कब्र की बात हो रही है। आप ही के हाथों में प्रशासन है, निकालिए, लेकिन वहाँ रखिए एक बोर्ड कि यहाँ जो जो महाराष्ट्र पे चल के आया उसे ऐसे ही दफनाया जाएगा। फिर वो औरंगजेब हो, सोलापुरकर हो, कोरटकर हो या जो भी इस महाराष्ट्र के विरोध में काम करे। औरंगजेब की कब्र हटाने के इस बयान में बॉलीवुड गीतकार मनोज मुंतशिर ने भी अजीबोगरीब मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि औरंगजेब की कब्र पर शौचालय बना देना चाहिए। खास बात यह कि यूपी के विधायक केतकी सिंह ने भी मनोज मुंतशिर के बयान का समर्थन कर डाला। हालांकि इस बात पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आपत्ति जताई। औरंगजेब की कब्र हटाने का ये ज्वालामुखी सतारा से बीजेपी सांसद और छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदय नारायण भोसले के बयान से फूटा है। उन्होंने ही औरंगाबाद से औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की थी। अब वही मांग वाली चिंगारी ज्वालामुखी बनकर धधक रही है। और अब वक्त हो चला है आज के जनहित स्पेशल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस में हैं। वहां उन्हें सर्वोच्च सम्मान मिला है। इस मौके पर उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी में की। प्रधानमंत्री का स्वागत भी भोजपुरी के लोक गीतों से हुआ। क्या विदेश में मोदी के मिशन भोजपुरी का लक्ष्य बिहार चुनाव है? क्या लोकसभा चुनाव में भोजपुरी इलाकों में जो कसर रह गई वो प्रधानमंत्री के मॉरिशस दौरे से पूरी हो जाएगी? जनहित स्पेशल में विस्तार से देखिए।
पीएम मोदी मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस पहुंचे तो भोजपुरी गीत के साथ उनका स्वागत हुआ। धन्य है देश हमारा हो गाने को सुनकर प्रधानमंत्री बेहद खुश दिखाई दिए, ताली बजाकर शुक्रिया जताया। गीत गवई जो भोजपुरी का एक पारंपरिक गीत है, शादी ब्याह और खुशी के मौकों पर गाया जाता है। 2016 से ये गीत यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। इसमें समूह में बैठकर महिलाएं स्वागत का गीत गाती हैं। 2 दिन के दौरे पर सुबह मोदी जब पहुंचे तो मॉरिशस के राष्ट्रपति और पीएम सहित बड़े बड़े नेताओं ने रिसीव किया। मोदी के इस दौरे के अलग अलग रंग दिखे, लेकिन इस रंग में छिपा है मोदी का वो मिशन जो मॉरिशस की इस धरती से करीब 6000 किलोमीटर दूर के भोजपुर इलाके को दिया गया। मॉरिशस से होली के रंग अपने साथ लेकर भारत जाऊंगा। एक दिन बाद वहां भी होली है। 14 तारीख को हर तरफ रंग ही रंग होगा। राम के हाथे ढोलक सोए है, लक्ष्मण हाथ मंजीरा, भरत के हाथ कनक पिचकारी, शत्रुघ्न हाथ अबीरा जोगीरा। मोदी के भोजपुरी संदेश के मायने आगे समझेंगे। पहले ये जान लीजिए कि मोदी यहाँ मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने पहुंचे हैं। वैसे तो ये दौरा सरकारी है, लेकिन साल चुनाव का हो तो हर दौरे का सियासी संदेश निकाला जाता है। मोदी भोजपुरी में बोल रहे हैं, भोजपुरी में सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं, तो इसका बिहार चुनाव से सियासी कनेक्शन खुद ब खुद जुड़ जा रहा है। कि सरकार का इस सम्मान के लिए आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, पिछले साल नेशनल डे के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति जी चीफ गेस्ट थी। ये मॉरिशस और भारत के रिश्तों की मजबूती को दिखाता है। और 12 मार्च को नेशनल डे के रूप में चुनना अपने आप में हम दोनों देशों के साझा इतिहास का प्रतिबिंब है। सोशल मीडिया पर बीजेपी के समर्थक भी दिल्ली से पटना तक मोदी के मॉरिशस दौरे पर भोजपुरी में पोस्ट कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं। और इसकी वजह है लोकसभा और विधानसभा चुनाव के वो आंकड़े जो बताते हैं कि भोजपुरी वाले इलाके में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। बिहार में भोजपुरी वाले बक्सर, आरा, सासाराम, काराकाट, औरंगाबाद सीट पर पिछले साल एनडीए को हार मिली, जबकि ये इलाका और इन सीटों पर बीजेपी का सालों से दबदबा माना जाता है। ये ज्यादा पुरानी चीज नहीं है। पिछले साल भोजपुरी बेल्ट में बीजेपी के दिग्गज चुनाव हारे थे। अभी विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए भोजपुरी रीजन को साधना बहुत जरूरी है। तकलीफ मिली, धोखा मिला, और मुश्किलों के उस दौर में उनका संबल थे भगवान राम। रामचरितमानस, भगवान राम का संघर्ष, उनकी विजय, उनकी प्रेरणा, उनकी तपस्या, भगवान राम में वो खुद को देखते थे।
यही वजह है कि नेता तो नेता अफसर भी भोजपुरी में ही पीएम के दौरे का ब्यौरा दे रहे हैं। बिहार में भोजपुरी एक बड़े हिस्से में बोली जाती है। जिलों के हिसाब से बांटे तो कुल 10 जिले हैं जो भोजपुर, सारण और चंपारण तक फैले हुए हैं। भोजपुरी बेल्ट के 10 जिलों में विधानसभा की 73 सीटें हैं। 2020 में महागठबंधन को 45 सीटें मिली थी, एनडीए को 27 और 1 सीट बीएसपी के खाते में गई थी। भोजपुरी रीजन के सिर्फ चंपारण में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। भोजपुर और सारण में एनडीए का मानो सुपड़ा साफ हो गया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में बक्सर, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जिलों में एनडीए का खाता नहीं खुला था। छपरा की 10 में से 3 सीटें ही मिली थी। सीवान की 8 में से महज 2 सीट एनडीए के खाते में गई थी। हार जीत के कारण अलग अलग भले ही माने जा सकते हैं, लेकिन 2020 का नतीजा ही 2024 में रिपीट हुआ। मतलब भोजपुरी बोलने वालों का मूड नहीं बदला। अब मोदी मानो मॉरिशस से बिहार को साधने का संदेश दे रहे हैं। मॉरिशस के नेताओं को पीएम मोदी ने मिथिला का मखाना भेंट किया, संगम का गंगा जल भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस में हैं। वहां से उन्होंने भोजपुरी प्रेम दिखाकर बिहार को संदेश दिया है। इस संदेश का क्या असर होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन बीजेपी के भोजपुरी सम्राट सांसद मनोज तिवारी होली पर जो रंग जमाने वाले हैं उसकी झलक सामने आ गई है। होली पर मनोज तिवारी के साथ स्पेशल शो एबीपी न्यूज पर बहुत जल्द। अब ये जो होली है ना, चित्रा मनोज दिल्ली में खेले और मॉरिशस में मोदी। आज मोदी जी कहाँ हैं आपको मालूम है ना? मॉरिशस में। भोजपुरी गाना खूब सुनाया गया है उनको। चित्रा मनोज दिल्ली में खेले और मॉरिशस में मोदी। अरे भोजपुरी में होरी गावे, अरे भोजपुरी में होरी गावे, मॉरिशस बोले मोदी मोदी। ऐसा हुआ है, वो तो पूरे संसार में हो रहा है। होली पर विशेष कार्यक्रम बहुत जल्द। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में नई शिक्षा नीति के मसले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर अभी भी सियासत उबल रही है। कल संसद में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के 2 शब्दों पर डीएमके से लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए, जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अपना बयान वापस ले लिया था। लेकिन बात निकली है तो विपक्ष उसे दूर तलक लेकर जाता नजर आ रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर सियासत ठंडी होने की बजाय और ज्यादा धधक गई है। डीएमके सांसदों का संसद परिसर से लेकर चेन्नई तक हो रहे ये प्रदर्शन उसी की बानगी है। सोमवार को संसद में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई शिक्षा नीति को लेकर तमिलनाडु सरकार पर यू टर्न के आरोप लगाए थे। उससे जुड़ी 2 चिट्ठियां भी सामने आई, जिसमें डीएमके की तरफ से नई शिक्षा नीति को स्वीकार करने की बात कही गई। ये दोनों वही चिट्ठियां बताई जा रही हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में आरोप लगाया था कि तमिलनाडु सरकार सूबे के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। संसद के बाहर उन्होंने कहा कि आंतरिक राजनीति के चक्कर में तमिलनाडु सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है। इनके पास कोई तथ्य नहीं है, ये केवल एक हो हल्ला करके एक विषय को भ्रमित करना चाहते हैं। Those don't want to join PM Shri MOU signing program. I appeal to all of them. लेकिन संसद में शिक्षा मंत्री के बयान के दौरान उनके बोले गए 2 शब्दों पर डीएमके से लेकर अभी भी विपक्ष फायर है। डीएमके सांसद कनिमोझी की आपत्ति पर कल ही शिक्षा मंत्री ने अपने शब्द वापस ले लिए थे, लेकिन डीएमके से लेकर विपक्ष इस मामले पर केंद्र सरकार को घेरने में जुटा है। संसद में माफी से लेकर इस्तीफे तक की मांग कर रहा है। आरोप लगा रहा है कि तमिलनाडु के साथ भेदभाव हो रहा है। और अब बात करेंगे संसद में मचे जुबानी घमासान की, जिसके सूत्रधार बने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। चर्चा चल रही थी नई शिक्षा नीति पर, जिस पर खड़गे बोल चुके थे। बोलने की बारी कांग्रेस के ही दिग्विजय सिंह की आई, लेकिन खड़गे दोबारा बोलने खड़े हो गए। इस पर डिप्टी स्पीकर ने उन्हें रोक दिया। बस फिर क्या था, खड़गे पूरे गुस्से में आ गए। आपको क्या क्या ठोकना है ठीक से ठोकेंगे। आप बहस आपस में करेंगे। एलओपी को माफी मांगनी चाहिए, अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। बजट सत्र के दूसरे चरण में आज राज्यसभा में नई शिक्षा नीति पर चर्चा चल रही थी। डिप्टी स्पीकर ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को बोलने का मौका दिया, लेकिन दिग्विजय सिंह के बोलने से पहले ही नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हो गए।
खरगे बोलना चाहते थे, मुझे 1 मिनट देंगे आप? लेकिन डिप्टी स्पीकर ने खरगे से कहा कि आपको सुबह बोलने का मौका मिल चुका है। एलओपी साहब को मैं सुबह मौका दे चुका हूं बोलने के लिए। सुबह में ऑलरेडी मैंने सबसे पहले आपको दिया था वक्त। जिस पर खरगे ने कहा कि सुबह शिक्षा मंत्री सदन में मौजूद नहीं थे। तभी स्पीकर ने खरगे को इशारा करते हुए बैठने को कहा, जिस पर नेता प्रतिपक्ष खरगे भड़क गए। क्या डिक्टेटरशिप हो गया? मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, माननीय दिग्विजय जी को बोलना है। नहीं, मेरा बोलना है, हम बोलने के लिए तैयार भी किए हैं और आपको क्या क्या ठोकना है ठीक से ठोकेंगे। खरगे के इन्हीं शब्दों पर बीजेपी ने आपत्ति दर्ज की। बीजेपी ने इसे चेयर का अपमान बताते हुए माफी की मांग की। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो इतने तजुर्बेकार, जिन्होंने नेतृत्व भी किया और सदस्य के रूप में भी काम किया, अभी जो उन्होंने भाषा का उपयोग किया और चेयर पर स्पर्शन किया है, यह अति निंदनीय है और वो माफी योग्य नहीं है। फिर भी एलओपी को माफी मांगनी चाहिए और बताना चाहिए, अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। नाम पर सियासी लड़ाई का इतिहास लंबा रहा है। फिलहाल इस कड़ी में देश के नाम पर संग्राम मचा हुआ है। आरएसएस सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने इंडिया की बजाय देश का नाम भारत इस्तेमाल करने का आह्वान किया। बीजेपी उनके सुर में सुर मिला रही है तो विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया है। 2 साल पहले का ये निमंत्रण पत्र है। G20 भोज के लिए राष्ट्रपति की तरफ से दिया गया था। इसी निमंत्रण पत्र को केंद्र में रखकर आरएसएस के बड़े नेता दत्तात्रेय होसबोले ने फिर से इंडिया बनाम भारत के नाम पर संग्राम छेड़ दिया है। सरकार के एक G20 के निमंत्रण में अभी जनवरी 26 को प्रधानमंत्री ने उस समय राष्ट्रपति के अपने राष्ट्रपति निवास पर भोज के लिए निमंत्रण में रिपब्लिक ऑफ भारत ऐसे अंग्रेजी में लिखा, क्योंकि भारत के नाम को इंडिया ही कहना चाहिए। वो इंग्लिश में इंडिया है और भारतीय भाषा में भारत है। क्या ऐसे हो सकता है इस दुनिया में कहीं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक, हर जगह पर ऐसे क्यों करना पड़ रहा है? प्रश्न उठना चाहिए। इसको ठीक करना ही पड़ेगा ना। देश का नाम भारत है तो भारत ही कहो, और एक इंडिया है क्या और एक क्या? दत्तात्रेय होसबोले के बयान और G20 भोज के निमंत्रण पत्र में थोड़ा फर्क है, लेकिन मूल भाव यही है कि देश को इंडिया की जगह भारत ही कहा जाए। अब इस पर बयानों के बम फूट रहे हैं। हमारा मूल नाम भारत है, कुछ लोगों ने इसको अनुवाद बना दिया। देश के नाम का अनुवाद नहीं हो सकता और ये बात अब आ रही है, धीरे धीरे ठीक कर ली जाएगी। वी कॉल इट भारत, वी कॉल इट इंडिया, वी कॉल इट हिंदुस्तान। हमारे 3 नाम है ना, आप जिस नाम से पुकारना चाहें आप पुकारें। इट्स कॉल्ड द इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, लेकिन हम भारत के हवाले से भी बात करते हैं। जब हम सारे जहां से अच्छा गाते हैं तो क्या कहते हैं? आगे बढ़ते हुए दिल्ली वालों के लिए आज रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सब कुछ ठीक रहा तो अगले कुछ महीने में दिल्ली वाले यमुना में क्रूज की सवारी करते नजर आएंगे। देखिए। गंगा की तरह कुछ इसी अंदाज में यमुना की लहरों पर भी शानदार क्रूज दौड़ेगी। कुछ इसी तरह से यमुना की लहरों पर दिल्ली वाले भी आनंद लेंगे। दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच दिल्ली की अस्ता पार्क में MOU पर दस्तखत हुए। इस MOU के तहत दिल्ली के सोनिया विहार से जगतपुर तक क्रूज चलाने की तैयारी है। हमारे संवाददाता शिवांक मिश्रा क्रूज से पहले यमुना के उसी हिस्से पर नाव के जरिए जायजा लेने निकले। सोनिया विहार से हमारी ये बोट अब सामने की ओर जगतपुर तक जा रही है। जो पानी की स्थिति है, अगर पानी की हम लोग स्थिति देखें तो कतई ट्रांसपेरेंट पानी यहाँ पर लगातार दिखाई दे रहा है और किसी भी तरह की बदबू नहीं है। दाहिने ओर पर अगर आपको हम लोग दिखाएं तो ये पूरी सरकारी जगह है।
इसी जगह के ऊपर ये परियोजना शुरू की जाएगी कि यहाँ पर लोगों को क्रूज मिलेगी, यहीं पर ही एक पिकअप पॉइंट बनाया जाएगा, बढ़िया व्यवस्था की जाएगी। आज यमुना नदी का ये जो पूरा दौरा है, ये पूरा दौरा 7 किलोमीटर तक लगातार करेंगे। आप कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार ने यमुना की सफाई से लेकर उसके पर्यटन पर जो वादे दिल्ली वालों से किए थे, ये उसकी एक शुरुआत है, जिसके तहत यमुना सफाई का काम पहले से ही चल रहा है और अब उसमें पर्यटन की उम्मीदें भी सांसें लेती दिख रही हैं। दिल्ली से आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र, जहां की राजनीति में कल से ही लाडकी बहन योजना विपक्ष की जुबान पर है। इसे लेकर महाविकास अघाड़ी सवाल पर सवाल दाग रही है, जिस पर महायुति के नेता सफाई दे रहे हैं। आखिर मामला है क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में महायुति ने प्रचंड जीत दर्ज की, तो इसका श्रेय सरकार की लाडकी बहन योजना को दिया गया। वादा था कि सत्ता में लौटे तो महिलाओं को हर महीने 1,500 के बदले 2,100 रुपए देंगे, लेकिन 10 मार्च को जब वित्त मंत्री अजित पवार ने बजट पेश किया तो इसमें ये ऐलान नहीं हुआ। ऐसे में मंत्री जी से पूछा गया कि 2,100 वाला वादा पूरा क्यों नहीं हुआ। मेरा एक भी स्टेटमेंट निकला, एक भी स्टेटमेंट कि मैंने ये वादा किया, एक भी स्टेटमेंट मुझे दिखा तो मैंने असेंबली इलेक्शन में अलग जगह जाके बहुत सारे पब्लिक रैलियां की थी, लेकिन कभी भी मैंने ये नहीं कहा। लेकिन महायुति सरकार ने महायुति वालों ने जो जाहिरनामा दिया था उसमें ये था, ये सही है, उसके बारे में हम सोचकर आगे जा रहे हैं। हमने कभी डिनाई नहीं किया है। हमारी पोजीशन फाइनेंशियली सुधारने के बाद हम वो भी करेंगे। अब अजित पवार चाहे जो कहें, लेकिन पिछले साल 5 नवंबर की ये तस्वीर सबने देखी है, जब महायुति के देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने एक साथ घोषणा पत्र जारी किया तो सबसे पहले वादा 2,100 रुपए वाला ही था, जो बजट में पूरा नहीं हुआ। तो विपक्ष इसे वादा खिलाफी और जुमला बता रहा है। और अब आज का जनहित मंत्र। दूसरों की निंदा और असफलताएं गिनाने की बजाय अगर दृढ़ निश्चय के साथ खुद की असफलताओं से सीख ली जाए तो सफलता का स्वाद चखने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।